शुरू हो। हेलो बच्चों, आज हम भूगोल कक्षा 7 की भूगोल का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पार्ट 4 पढ़ेंगे। देखिए पाठ का नाम क्या है आपके, धरातल के रूप बदलने वाले कारक। और आज हम पढ़ेंगे बाह्य कारक। हमने अभी चैप्टर 3 में पढ़ा था आंतरिक कारण। जो भी हमको धरातल पे ऊंचा नीचा दिखता है तो हम लोगों को पता चला कि उसके दो कारण बताया गया ना। एक बाह्य कारक, कारक मतलब होता है कारण, और एक आंतरिक कारण। इन्हीं दो कारणों के कारण हमारी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। तो आज हम आंतरिक कारक हमने पढ़ चुका था, अब आज हम पढ़ेंगे बाह्य कारक के बारे में। ये हम सब जान चुके हैं ना। हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, ठीक है। एक बल धरातल के अंदर कार्य करता है जिसे आंतरिक बल कहते हैं, और दूसरा बल धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य बल। तो अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बाह्य बल क्या है। तो बाह्य बल वो बल है जो धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है। जो अंदर कार्य करता है वो आंतरिक बल, और जो बाहर काम करता है, धरातल के ऊपर काम करता है, वो बाह्य बल कहलाता है, ठीक है। तो भूपटल पर मतलब पृथ्वी पर इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण ही परिवर्तन होता है। तो अब हम बता रहे हैं कि जो आंतरिक शक्तियां थी, हमने देखा उस चैप्टर में पढ़ा कि आंतरिक शक्तियों के कारण क्या क्या बनता है, पर्वत, पठार और मैदान, ये सब आंतरिक शक्तियों के कारण बनता है। और बाह्य शक्तियां क्या है, जैसे बहता हुआ जल, नदियां, हिमानी, पवन, समुद्र की लहरें, ये सब क्या है, बाह्य शक्तियां हैं। बाहरी ताकत लगती है जिससे हमारी पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को ये काट छाट कर समतल बनाती हैं। तो आज हम इन्हीं बाह्य शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको एक बात ये समझ लेना चाहिए कि ये जो पृथ्वी की बाह्य शक्तियां हैं, जो भूपटल पर यानी पृथ्वी की धरातल पर तोड़ फोड़ करती हैं और टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं उनको बहाकर भी ले जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करती हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं अनाच्छादन। लेकिन ये अनाच्छादन की जो क्रिया होती है जिसमें तोड़ फोड़ भी होता है और बहा करके उसको दूसरे जगह ले जा करके इकट्ठा भी करना होता है, इस अनाच्छादन के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। मतलब इन तीनों चीजों के द्वारा ही अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाएगा, तभी अनाच्छादन होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा ऊंचे भाग को अपक्षय और अपर्दन क्या करते हैं, समतल बना देते हैं। और निक्षेपण क्या करता है, निचले भागों में उसमें जो जमा हो जाता है मलबा, उससे ऊंचा टीला बन जाता है, तो वो ऊंचा कर देता है। तो आज हम अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण को अच्छे से समझेंगे। ये शब्द थोड़े से कठिन है, हमको अपक्षय और अपर्दन एक साथ सुनने में क्या लगता है, एक से शब्द लगते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि अपक्षय क्या है और अपर्दन। इसलिए हमको इन दोनों शब्दों को ज्यादा अच्छे से पढ़ना, फिर निक्षेपण को समझना है। तो आइए हम समझते हैं अपक्षय को। तो अपक्षय क्या है, ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती हैं। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। देखिए, टूटना फूटना अपक्षय में भी होगा और अपर्दन में भी होगा, ठीक है, दोनों में ये चीज होगी। लेकिन अपक्षय में क्या होगा, टूटना फूटना उसी जगह पर होगा, चट्टानों के अपने स्थान पर ही। कोई चट्टान है, कहीं से उसका एक टुकड़ा टूट गया, गिर गया, हवा के कारण भी गिर सकता है, वर्षा के कारण भी गिर सकता है, हिमानी के कारण भी गिर सकता है, ताप के कारण भी गिर सकता है। किसी भी कारण से उसी जगह पर चट्टान का कोई टुकड़ा टूट फूट सकता है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षय। यानी अपक्षय को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि अपक्षय में क्या होता है, उसी स्थान पर चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षय। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपक्षय क्या है, तो जब अपने स्थान पर टूटती हैं तो उसे अपक्षय कहते हैं। और तो अपर्दन क्या है, अपर्दन में भी टूटना फूटना होता है, लेकिन टूटने फूटने के संग वो वायु, पानी, हवा तोड़ के उस चट्टान को उसको अपने संग बहा ले जाती है, दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो उसको अपर्दन कहते हैं,
ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर अपक्षय को आप समझ लीजिए कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। इसमें टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता। ठीक है, अपक्षय के कार्य में ताप यानी गर्मी, वर्षा का जल, पाला भी पड़ता है, ठंडी, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव का हाथ रहता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। ठीक है, मतलब अपक्षय होने पर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, आप चित्र से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये देखिए ताप के कारण धीरे धीरे दरारें पड़ती जा रही हैं, ये टूटती जा रही है। दरार पड़ गई, यहाँ की कमज़ोर हो गई, टूट करके हवा आई तेज, बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज पानी एकदम से गिरता है। पाले से ये चट्टानें क्या होती, ठंडी हो जाती हैं, फिर ताप से गर्म हो गई तो क्रैक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, और ऐसे से धीरे धीरे देखिए टूटती जाती हैं। इधर देखिए, ये बीच में दरार पड़ जाती है, इसमें पानी भर जाता है। पानी भर के ये अंदर की जो मटेरियल होता है पानी, उसको भी अपने संग बहा ले जाता है, तो यहाँ खोखली हो जाती हैं, इनमें सुरंगें बन जाती हैं, गुफा बन जाती हैं। ये देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर भी ये टूट रही है। तो इस तरह अपने स्थान पर जब चट्टान टूटती है तो हम उसको क्या कहते हैं, अपक्षय। ठीक है, अब हम आते हैं अपक्षय कहते हैं, अपक्षय को आपने समझ लिया है। अब अपक्षय के बाद ये अपक्षय जो है 3 तरह का होता है। किस किस तरह का, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और एक और होता है जैविक अपक्षय। अपक्षय 3 तरह से होता है। अब भौतिक अपक्षय क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। ठीक है, ये भौतिक अपक्षय है आपका, इसको हम पढ़ना है। तो चट्टानें जब दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं, और रात में जब तापमान कम हो जाता है तो वो सिकुड़ जाती हैं। अब एकदम से कोई चीज़ फैलेगी सिकुड़ेगी तो कमज़ोर तो पड़ी जाएगी। हम ही किसी चीज़ को खींचते हैं, फिर सिकोड़ते हैं, खींचते हैं, तो वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है ना। कपड़े को ही खूब खींचेंगे तो वहाँ से फटने लगेगा कि नहीं। तो उसी तरह से, तो जब ये सूर्य के ताप में हमारी जो वो होती हैं चट्टानें होती हैं, वो फैल जाती हैं, और रात के तापमान में वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। जैसे आप देखिए, जलती हुई लालटेन का शीशा, अगर लालटेन जल रही है बहुत देर से और उस शीशे पर आप ऊपर से अगर पानी के छींटे डाल दे तो वो शीशा चचक जाएगा। क्यों, कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के कारण तो वो कांच का क्या हो गया था, फैल गया था, और ऊपर से आपने पानी डाल दिया तो वो एकदम से सिकुड़ गया, तो इसकी वजह से वो चटक जाता है। तो इसी तरह हमारी चट्टानें भी चटक जाती हैं और कमज़ोर पड़ कर के टूट जाती हैं। इससे चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को, जब बहुत तेज आंधी तूफान चलती है तो उससे चट्टानें क्या होती हैं, हमारी टूट फूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार के टूटने को हम कहते हैं भौतिक अपक्षय। मतलब सूर्य की गर्मी, ताप, इन सब से जब वो उसमें खराबी आती है, वो टूटती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय। अब आते हैं हम, दूसरा है रासायनिक अपक्षय। ठीक है, हम किसको पढ़ रहे हैं, रासायनिक अपक्षय। इसको समझिए कि चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिज भरे रहते हैं। ये हमने आपको बताया था ना, जैसे अग्नेय चट्टान बनती है तो जब अंदर से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, तो उसमें खूब सारे खनिज पदार्थ रहते हैं, उससे अग्नेय चट्टान बनी। तो हर चट्टान में खनिज पदार्थों का, खनिजों का क्या होता है, मिश्रण। तो चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में इन तत्वों में परिवर्तन हो जाता है। जब वो पानी के संपर्क में आते हैं खनिज लवण, तो जैसे लोहा है मान लीजिए, तो वो लोहा में जब ज़्यादा देर हम लोहे को पानी में बाहर पड़ा रहता है तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है ना। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो ये खनिज, चट्टान में भी लोहा है, खनिज पदार्थ है, तो अगर मान लीजिए पानी थोड़ा सा चला गया, लोहा वहाँ का खराब हो गया, तो वहाँ दरार पड़ गई कि नहीं। तो इस सब से, इस परिवर्तन से चट्टान के बंधन जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें क्या होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय। जैसे देखिए, उदाहरण से आप समझिए, वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लग जाता है ना, बाद में जंग लोहे की परत को ढीला करके अलग कर देता है। अब हम समझते हैं जैविक।
है ना, जैविक अपक्षय। तीसरा है हमारा जैविक अपक्षय। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं। कैसे? जैसे जो जीव जंतु रहते हैं वो चट्टानों में अपना बिल बना लेते हैं, तो बिल बनाने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी ताकत लगा के चट्टानों में धीरे धीरे उसको खोदेंगे, उसको निकालेंगे, कमजोर करेंगे, है ना। मानव द्वारा भी खाने खोदी जाती हैं, लोहा निकाल, खनिज पदार्थों को निकालने के लिए हम चट्टानों को खोदते हैं, तभी तो हमको सब कुछ मिलता है, कोयला, खून, सब खनिज पदार्थ। इसी तरह कहीं सड़कें बनना है, सुरंग बनना है, तो इन सब के लिए भी हमको चट्टानों को तोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाता है, कभी कभी हवा से कोई बीज आया और चट्टान के ऊपर गिर गया जहाँ पर, और वहाँ पानी बरसा, मिट्टी मिल गई और वहाँ पौधा निकल आया। तो पौधे के निकलने से क्या हुआ, वहाँ पर वृक्ष बन गया वो बहुत बड़ा। उससे भी जड़ें, जो उसकी पौधे की जड़ होती हैं वृक्ष की, वो चट्टानों को क्या कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी चट्टानें कमजोर होती, मानव के द्वारा भी। तो इस प्रकार जब चट्टानें कमजोर पड़ती हैं तो इसको हम कहते हैं जैविक अपक्षय। तो अब आपको तीनों समझ में आया। जैविक अपक्षय क्या है? जब जीव जंतुओं और मानव के द्वारा चट्टानें कमजोर पड़ती हैं, टूटती हैं, तो उसको हम कह दिए जैविक अपक्षय, जिंदा चीजों के द्वारा, है ना। जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये लिविंग थिंग्स हैं। और जब रासायनिक होता है, उनमें अंदर खनिज पदार्थों में पानी से रिएक्शन होता है और चट्टानें कमजोर पड़ती हैं, तो उसको कहते हैं रासायनिक अपक्षय। और जब भौतिक परिवर्तन होता है, गर्मी, ताप, इन सब से, और चट्टानें टूटती हैं, तो उसको कहते हैं हम भौतिक अपक्षय। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं अगले इस पे। अब हम पढ़ना है अपरदन। अपक्षय तो हम समझ गए कि अपक्षय क्या था, एक ही स्थान पर जब चट्टान टूटती है, अपनी जगह पर जब चट्टान टूटती है तो उसको हम कहते हैं अपक्षय। अब अपरदन समझना है, तो देखिए अपरदन को हम समझते हैं। अपरदन क्या है? जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियों द्वारा चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा, परिवहन माना चलने के द्वारा, उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इस क्रिया को अपरदन कहते हैं। इसमें कटाव और बहाव की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। अब देखिए क्या अंतर है अपरदन और अपक्षय में। अपक्षय में भी चट्टानें टूट रही थीं, लेकिन वो उसी जगह पर टूट रही थीं। और अपरदन में क्या हो रहा है, चूंकि ये बहता हुआ जल, हवा, समुद्र की लहरें जो आती हैं, हिमानी यानी बर्फ का टुकड़ा गिर जाना, बहुत सारा बर्फ नीचे आ जाना, एकदम से खिसक जाना पहाड़ का, तो ग्लेशियर का, तो ये सब क्या करती हैं कि चट्टानों को तोड़ती तो हैं, लेकिन तोड़ने के साथ इनमें इतना वेग होता है, इतना इनमें बहाव होता है कि ये अपने साथ उस टुकड़े को बहा करके भी ले जाती हैं परिवहन के तौर, और बहा कर ले जाकर दूसरी जगह ले जाती हैं। जितना, जब तक उनका वेग रहता है तब तक तो वो सामान को बहा ले गई। उसके बाद क्या किया, जहाँ पर उनका वेग धीमा हो गया, वो सामान, वही वो मलबा, वो टुकड़ा वहीं पर छूट जाता है, मतलब वहीं पर फिर बहा के लेके आई, फिर वहां पर परतदार अपरदन, परदन समझ लीजिए इससे कि इसमें परत जमा होने लगती है, यानी कि वो फिर बहा के लाएंगे और हो सकता है उसी जगह पर ही छोड़ दें फिर से उस चट्टान के टुकड़े को, तो उस जगह पर एक दूसरी चट्टान खड़ी हो जाए या उस जगह की चट्टान हट जाए और कहीं चली जाए। तो सिर्फ एक मेन अंतर यही है अपक्षय और अपरदन में, कि अपक्षय क्या होता है, उसमें चट्टानें दोनों में टूटती हैं, अपक्षय में भी टूटती हैं और अपरदन में भी टूटती हैं। अपक्षय में चट्टानें उसी जगह पर टूटती हैं, और अपरदन में क्या होता है, जिनके द्वारा चट्टानें टूटती हैं, जैसे जल, पवन, समुद्री लहरें, ये अपने साथ उन तोड़कर उस चट्टान को आगे ले जाती हैं, दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपरदन। आपने देखा होगा कि खेतों में वर्षा का जल, नदी में बहता जल, जब वर्षा होती है तो हमारा पानी मटमैला सा हो जाता है, मतलब वो क्या बहा के ले आता है अपने संग, मिट्टी, है ना, मिट्टी को बहा कर ले आता है। तो इतना वेग होता है इनमें, इतना बहाव होता है कि वो अपने संग नीचे की हल्की जो चीजें होती हैं उनको बहा ले आता है। आपने ये भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अधिक वर्षा होने पर जल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत भी बह जाती है, यह भी अपरदन की क्रिया है। इसको क्या कहते हैं, मृदापरदन। मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कहीं से बह के दूसरी जगह चली जाती है, इसको हमको रोकना चाहिए मृदापरदन को। अगर इस तरह वर्षा से सब मिट्टी चली जाएगी उपजाऊ, तो वो जगह, जमीन जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो वो
उपजाऊ बंजर हो जाएगी। तो इसके द्वारा मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है। इसके रोकथाम के लिए भी हम लोगों को बहुत तरीके, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाएं जिससे मिट्टी उस जगह की बंधी रहे, है ना। अब आप देखिए अपर्दन, और ये आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब तीसरी चीज है, अपक्षय पढ़ लिया आपने, अपर्दन पढ़ लिया, और अब पढ़ना है आपको निक्षेपण। अब निक्षेपण क्या है? निक्षेपण जो है वो अपर्दन का परिणाम है। मतलब कोई चीज जब जहां बहा करके वो ले आया अपर्दन से, तो वो ढाल की कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है, तो उनके द्वारा बहा कर ला जा रहे मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण में क्या होता है? जो अपर्दन से टुकड़ा बहा करके लाई, हवा लाई, चाहे पानी लाई, चाहे हिमानी लाया, कोई भी चीजें लाई, चाहे सागरी लहरें लाई, तो वो जब तक वेग है तब तक तो उसको बहाती ले गई। जब से पहाड़ों से उतर रही है तो वेग के संग पहाड़ों के संग आ गया, वो सब ढाल चट्टान आ गई, वो मलबा आ गया। लेकिन जब वो मैदानी भाग में नदी आई, वो पानी जब मैदानी भाग में आया, तो उसका वेग क्या हो गया? कम हो गया। तब उसमें इतनी ताकत नहीं रह गई कि वो सब पत्थर के टुकड़े को अपने संग बहा के ले जाए। तो वो पत्थर का टुकड़ा, वो चट्टाने, वो खनिज पदार्थ वहीं पर छूट जाते हैं और एक मलबे के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। तो जब वो एकत्रित हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। ठीक है, अब समझ में आ गया कि जो वो बहा करके लाती हैं नदियां, और जब उस सामान का वो सब चीजें एक जगह एकत्रित हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। उनके द्वारा बहाकर लाए जा रहे मलबे का किसी एक स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब आप देखिए प्रवाहित जल। जो प्रवाहित जल होता है वो किस तरह से काम करता है? जो जल का बहता रूप नदी है। जब जल बहता, नदी क्या है? तालाब। देखिए तालाब का पानी स्थिर होता है, लेकिन नदी का पानी क्या होता है? बहता जाता है, आगे रुकता कहीं नहीं है, आगे जाकर के सागर में मिलता है। तो नदी का अपर्दन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा बहा करके कौन लाता है चट्टानों को और खनिज पदार्थों को? नदी का अपर्दन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा और वेग पर निर्भर करता है। 3 चीज पर निर्भर करता है। अगर ढाल मिल गई नदी को तो नदी का पानी बहुत तेज से बहेगा, तो अपने संग और चीजों को वो उसके संग बहा करके ले आएगा। और जल की मात्रा, अगर बहुत सारा जल है तो भी उसमें बहुत ताकत आ जाएगी, वो भी अपनी चट्टानों के टुकड़े कर सकता है और अपने संग उसको बहाकर वेग ले जा सकता है। वेग अधिक होगा, उसकी गति अगर बहुत तेज होगी तो भी वो तोड़ लेगा चट्टानों को और अपने संग बहाकर ले जाएगा। इसलिए नदियां पर्वतीय भागों से जब निकलती हैं, हमेशा जो भी नदी निकलती है पर्वतों घाटियों से निकलती है, तो पर्वतीय भागों में अधिक अपर्दन होता है, तो वहां पर उसका ज्यादा वेग रहता है। ढाल मिलती है उसको, तो वहां पर वो ज्यादा तोड़फोड़ चट्टानों की करती है। इसके विपरीत जब मैदानी भाग में आ जाती है तो डेल्टाई भागों में उसका निक्षेपण होने लगता है। मतलब वो जो मटेरियल बहा करके लाती है, जब मैदानी भागों में आती है तो उसका वेग जो होता है वो कम हो जाता है, तो वहां पर वो सब चीजों को छोड़ देती है। वहां पर वो सब चीजें क्या हो जाती हैं? एकत्रित हो जाती हैं। नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये जो अपर्दन निक्षेपण होता है, इससे भी हमारे धरातल पर हमको बहुत सारी आकृतियां देखने को मिलती हैं। नदी के पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है, इससे अंग्रेजी के वी आकार की घाटी बनती है। देखिए, जब ये देखिए आप इस चित्र से समझिए कि जब पर्वत से निकल रही है नदी, तो इतना ज्यादा वेग है उसमें कि उसने चट्टान को काट दिया, तो यहाँ से और यहाँ से ढाल आ गई और ये देखिए वी आकार जैसी घाटी बन गई हमारी। ठीक है, तो जब वी आकार की घाटी, यही वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, और जब ये वी आकार की घाटी बहुत गहरी हो जाती है और सक्रिय हो जाती है, देखिए कितनी गहरी हो गई है ढाल, देखिए इसकी, ये यहाँ से ढाल और सक्रिय हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? गार्ज। गार्ज आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि गार्ज किसे कहते हैं? जब वी आकार की घाटी गहरी और सक्रिय हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? गार्ज। ठीक है, इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते। किनारे कैसे होते? देखिए खड़े ढाल वाले। भारत में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जलप्रपात को समझते हैं। देखिए जलप्रपात क्या है? जलप्रपात वैसे आप जानते होंगे, झरना अरना आपने सुना होगा ना, तो उसी को कैसे बनता है, कैसे होता है, ये देखिए समझते हैं। जब नदी के रास्तों में
मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी से काट डालता है, और जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को नहीं काट पाता। तो कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती है। देखिए, ये देखिए चित्र में आप, यहाँ तो ऊंचा है और यहाँ से नदी इसको नहीं काट पाई तो ऊंचे से आई, और यहाँ पर इतने बेग से पानी गिर रहा है कि यहाँ की तलहटी क्या हो गई, नीची। तो जब ऊपर से पानी नीचे एकदम से गिरता है बेग के संग, तो हम उसको क्या कहते हैं, जलप्रपात। ये देखिए लिखा है, कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती है। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात। कोई आपसे पूछे कि जलप्रपात किसे कहते हैं तो आप यही बताएंगे कि जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे, कोई ढाल ऐसी मिल जाए, सीधी खड़ी ढाल मिल जाए के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है, बहुत ज़्यादा वेग से गिरता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात। अब विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको भी आपको ध्यान करना चाहिए, वो दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल है। कौन सा है, एंजल। एंजल जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर है ये, दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से हम देखिए, अब आ गए हम यहाँ पर कि ये नदियाँ जब मैदान में आती हैं, ये नदियाँ जब अभी पर्वत में आती हैं तो भी आकार की घाटी बनाती हैं, यू आकार की घाटी बनाती हैं, और वो जलप्रपात बनाती हैं जब पहाड़ों से आती हैं। और अब जब यही नदियाँ मैदानों में आती हैं तब क्या होता है, ये हम समझते हैं। तो पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में उतरती है तो उसकी गति जो होती है, मैदानों में ढाल कम होती है, मैदान तो प्लेन होता है, तो ढाल कम होने के कारण धीमी पड़ जाती है। नदियाँ सीधे मार्ग पर, तब नदी सीधे ना चल करके, सीधे मार्ग पर ना चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती है, और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प। ये देखिए आप चित्र से समझिए कि नदी जब देखिए ऊपर से चलती है पहाड़ों से तब तो एक लाइन से चलती है, लेकिन जब मैदानों में आती है तो यहाँ पर उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी। तो थोड़ा सा इधर चली, फिर थोड़ा सा उसको इधर को ढाल मिल गई तो इधर मुड़ गई, फिर थोड़ा सा उसको इधर ढाल मिल गई तो इधर मुड़ गई। जिधर को उसको हल्की सी भी ढाल मिलती है उसका पानी उसी तरफ को चलने लगता है। तो उसको हम देखें अगर ऊपर से तो ऐसे लगता है जैसे सांप चल रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, विसर्प। क्या बनाती है, तब कोई अगर आपसे पूछे कि विसर्प क्या है तो आप बता सकते हो कि नदियां सीधे मार्ग पर ना चलकर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती हैं तो इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को हम क्या कहते हैं, विसर्प। ठीक है, अब आपको चित्र से समझ भी आ गया होगा, कापी में भी आपको ये सब चित्र बनाने पड़ेंगे। नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी हो जाती है। जब सागर के पास आती है नदी तो उसकी गति और धीमी हो जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है और जिससे डेल्टा बनते हैं। डेल्टा क्या है, वही सामान वहां पर सब छोड़ देती है, एक ही जगह एकत्रित कर देती है तो ऊपर टीला जैसा से बन जाता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे ऊंचा डेल्टा है। अब देखिए हम पढ़ते भूमिगत जल के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु की कुछ जल चट्टानें मिट्टी में प्रवेश कर जाती हैं। इन देखिए चट्टानों में ये जल प्रवेश कर गया ना, इसके अंदर ये देखिए आप दरारों में, चित्र में देखिए सब पूरा अंदर बह गया पानी। तो पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं जिसमें जल रिस कर चट्टानों के भीतर पहुंच जाता है और रासायनिक अपक्षय के कारण वहां का मटेरियल जो चूना होता है वो उसको घुला करके वो दूर बहा ले जाती है। तो वहां पर क्या बन जाती है, गुफा या सुरंग बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको चित्र से देखिए समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ हम देखते हैं हिमानी। अब हम आते हैं हिमानी में। हिमानी क्या है, हिमानी आप जानते हैं ग्लेशियर, ठीक है। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। एकदम से जब कोई मतलब बर्फ का हिमालय जो पहाड़ है उसमें पूरे में बर्फ जमी हुई है, तो उसका जब एक बहुत बड़ा सा हिस्सा उसका जब अचानक से एक टुकड़ा उसका हिम का खंड उस हिमालय पर्वत का एकदम से खिसकता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हिमानी।
जब वो पहाड़ी भाग में हिमानी जो एकदम से जब इतना बड़ा हिम का टुकड़ा हिमखंड खसकता है तो वो क्या करता है, वी आकार की घाटी को यू आकार में बदल देता है। जो वी आकार की घाटी दिख रही थी उसका और मटेरियल को उसको बहा ले जाता है, उसमें और गड्ढा हो जाता है, क्योंकि बर्फ में ज्यादा ताकत है पानी की अपेक्षा, तो उसके और ज्यादा पोर्शन को ले जाकर के वो और गहराई घाटी बन जाती है यू आकार की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देती है। इसका ढाल खड़ा तथा तल चौड़ा होता है, इसका ढाल खड़ा तथा तल चौड़ा होता है। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो उसे हम हिमोड़ कहते हैं। तो ये वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में कौन बदलता है, हिमानी। कौन बदलता है, हिमानी। इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं पवन पर। पवन माने जानते हो आप, हवा। अब हम हवा को समझते हैं, हवा क्या करती है, पवन क्या करता है। आपने गर्मियों के मौसम में आंधी और तूफानों को आते देखा होगा, इनसे भी अपर्दन होता है, मतलब आंधी तूफान आता है तो बहुत सारी चीजें अपने संग बहा करके ले जाता है, तोड़ फोड़ भी करता है, और उसको अपने साथ इतनी गति होती है, इतना वेग होता है उसमें, इतनी ताकत होती है उसमें कि वो अपने संग उसको बहा करके ले जाती है। ये पवन के द्वारा जो काम होता है ज्यादातर रेगिस्तानों में होता है। हवा एक स्थान से रेत को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। जब यह चट्टानों से टकराती है तो धूल के कण चट्टानों पर टकराकर उन्हें कुदेरते हैं, जिससे अपर्दन की क्रिया होती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार के अपर्दन अधिक होते हैं। ठीक है, देखिए ये मरुस्थलीय क्षेत्र पर देखिए इस तरह से बन जाता है ये टीला, इसको कहते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप जैसा नुकीला बन गया, बालू आई उड़ के एक जगह से उड़ी और एक जगह इकट्ठी हो गई, फिर दोबारा हवा चली, फिर उड़ के आई, यहाँ पर इकट्ठी हो गई। इस तरह इकट्ठी होते होते एक जगह एकत्रित होते होते ये टीला जैसा बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए कहीं कहीं तो ये बालू का स्तूप जो है छत्रक शिला बन जाता है, छाता होता है ना जैसे हमारा, उस तरह बन जाता है। ये कैसे बनता है, इतनी तेज पवन आती है तो जो उसके वायु के हल्के कण होते हैं वो ऊपर तक जम जाते हैं, एक चट्टान की तरह बन जाते हैं। और जो भारी जब दोबारा फिर आती है हवा आई तो जो भारी यहाँ के चट्टान है इन सबको इनको और नीचे के ले गई, झरा ले गई। यहाँ के चट्टान फिर चली गई, यहाँ की टूट गई, लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं टूटा। तो ये देखने में एक छाता जैसा लगने लगती है। ये शिला क्या कहलाती है, छत्रक शिला। इसको हम कहते हैं छत्रक शिला। ठीक है, पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को तो घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, छत्रक। ठीक है, अब हम आते हैं समुद्री लहरें। समुद्री लहरों से भी जानते हैं कि क्या क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपके गांव के तालाबों में जब पशु स्नान करते हैं, बाहर निकलते हैं, पानी की लहरों के किनारे टकराती है, या समुद्र के किनारे आती है ना लहर, और टकरा के अपने संग मिट्टी बहा कर ले जाती है ना, और या तो कोई चीज ला करके वहां छोड़ भी देती है। इसी प्रकार समुद्र की लहरें भी समुद्र तटों पर टकराती हैं और तटों पर जमा मलबा, वहां से जो बहा करके लाती है वो मलबा इकट्ठा होता जाता है और अपने साथ मलबा बहाकर ले भी जाती हैं और ले भी आती हैं। तो कभी कभी वह इस पदार्थों को थोड़ी दूर पर जमा करती आती है। एक जगह ऐसी होती है जहां पर जमा ही होता जाता है, वो बह नहीं पाता, वो सूख जाता है, उस पर दोबारा सामान आया, दोबारा मलबा आया, वो भी उसके ऊपर जम गया, फिर दोबारा लहर आई, फिर जम गई। ऐसे आते आते वो क्या होता है, एक तट टाइप का बन जाता है। लहरों द्वारा कटाव में से खड़े कगार और जमाव से समुद्र तटों का निर्माण होता है। तो ऐसे तटों को हम क्या कहते हैं, जो समुद्र की तलहटी पे बन जाते हैं, पुलिन। क्या कहते हैं इनको, पुलिन। आपको ये जानना होगा, जो भारत में मुंबई का जुहू बीच है और मरीना बीच है, ये पुलिन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, पुलिन। जुहू बीच और मरीना बीच ये मलबा से तट बन गए हैं। जुहू बीच बना है जो, और मरीना बीच, ये समुद्र की लहरें जब मलबा लाती रही हर बार बहा बहा के, वही का जमा होते होते वो एक तट की तरह बन गया है। इस तरह आप देखिए ये भी कि समुद्र की लहरों के
तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है। यह समुद्र की ओर झुक जाता है, जिसे हम भृगु कहते हैं। इस तरह से आपका देखिए ये चैप्टर पूरा हुआ। और इसके बाद हम प्रश्न मंच प्रतियोगिता, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहता है। आपको उसको जरूर करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको पाठ समझ में आया कि नहीं। एक बार करेंगे, अगर एक दो गलत होते हैं आप फिर से देखिए, लेकिन उसको करने में आपको बहुत मजा आएगा और उसको जरूर से कीजिए। और हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।